कुलदीप और रीमा की शादी हो जाती है। रीमा की एक छोटी बहन थी, लेकिन वो देखने में काली थी। दोनों के घर वाले इस शादी से काफी खुश थे। शादी की दूसरी सुबह सास रेखा देवी और कुलदीप दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर रीमा आती है चाय लेकर। माँ जी, ये लीजिए चाय। कुलदीप जी, ये लीजिए चाय। दोनों को चाय देने के बाद रीमा वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम भी अपना चाय लेके यहाँ क्यों नहीं आ गई? साथ में ही सभी कोई चाय पीते। अरे हाँ रीमा, तुम भी लेके आ जाती, साथ में ही पी लेते। ठीक है, लेके आ जाती हूँ। फिर रीमा जाती है और अपना चाय भी लेके यहाँ आ जाती है और सभी के साथ बैठकर चाय पीती है। रीमा की आज पहली रसोई थी। वो किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास किचन पहुँचती है। अरे रीमा बहू, क्या बना रही हो? अरे अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा और तुम किचन आ गई। अरे माँ जी, तो क्या हुआ? मेहंदी का रंग नहीं उतरा तो दूसरे के घर थोड़े ना बना रही हूँ, अपने घर बना रही हूँ, अपनों के लिए खाना। अरे वाह वाह, तुम बात तो बड़ी अच्छी करती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप जाके बैठिए, मैं बना के लेके आती हूँ। अरे बहू, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी अगर खाना बनाने नहीं दोगी तो कम से कम यहाँ रहने तो दो। कम से कम ये तो बता पाऊँ कि कौन सा सामान कहाँ है। तुम ही बनाओ खाना। अच्छा ठीक है माँ जी, आप यहीं रुकिए। रीमा और उसकी सास रेखा देवी में काफी अच्छी पड़ती है। रेखा देवी अपनी बहू रीमा को बहुत पसंद करती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रीमा अपने पति कुलदीप और रेखा देवी के लिए खूब सारा पकवान बनाती है। इससे उसकी सास और उसके पति काफी खुश रहते हैं। अरे माँ जी, खाइए खाइए, जल्दी खाइए, और भी बहुत कुछ है। अरे बस बस बहू, और कितना बनाओगी? और इतना सारा खाना बना दी। लेकिन माँ, खाना बहुत टेस्टी बनाती है रीमा। हाँ बेटा, ये बात तो है, बहू के हाथ में जादू है। पति और सास के मुंह से तारीफ सुनकर रीमा भी काफी खुश होती है। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1 साल बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे रीमा बहू, क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आइए आइए, बस यूं ही बैठी हुई थी। अरे रीमा बहू, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ माँ जी, कहिए, क्या बात है? अरे रीमा बहू, शादी को तुम्हारे काफी दिन हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दे रही हो। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो बहू, मैं सीधा सीधा कहती हूँ, मुझे इस साल कोई पोता पोती की खुशखबरी चाहिए। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कैसे? अरे बहू, हम भी माँ बने हैं, किसके हाथ में है किसके हाथ में नहीं है ये सबको पता है। अब मुझे नहीं पता, तुम जैसे भी हो करके इस साल मुझे खुशखबरी देना, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना कि सासू माँ ऐसे कर दी मेरे साथ। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहू, मैं जो कहती हूँ सीधा सीधा कहती हूँ, भले सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये कहते हुए रेखा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रीमा, अरे सासू माँ ये क्या कह के चली गई? अचानक से सासू माँ कैसे बदल गई? इतना अच्छा तो बिहेव करती थी, आज क्या हुआ? अब मैं कहाँ से बच्चा पैदा करूँ? मैं कैसे? 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज रीमा अपनी सास को नाश्ता देने के लिए जा ही रही होती है कि कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाती है। उसकी सास उसके बेटे से बात कर रही होती है। अरे बेटा कुलदीप, सुन, वो बहू लग रहा है बांझ है, हमें कोई बारिश नहीं मिलने वाली है। और तू ही सोच, अगर कोई बारिश नहीं हुई तो हमारे घर का क्या होगा? हमारे इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? तू दूसरी शादी कर ले, बहू को डिवोर्स दे दे। देखना, नई बहू आने के बाद हमारे घर खुशियाँ आएगी। मुझे भी इस उम्र में पोता पोती खिलाने का मौका तो मिलेगा। ये मौका मुझसे मत छीन कुलदीप। लेकिन माँ, ये करना तो गलत है ना। अगर वो बहू हमें एक बारिश नहीं दे सकती तो औरत होने का क्या फायदा? तो उसे डिवोर्स दे दे। अरे माँ, मुझे सोचने का वक्त दो थोड़ा सा। ये कहते हुए कुलदीप वहाँ से चला जाता है और इधर दरवाजे के पीछे से रीमा सब कुछ सुनती है। उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा।
मुझे ही कुलदीप के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना पड़ेगा। रीमा उस बात को सुनने के बाद काफी चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मेरे साथ कुलदीप का डिवोर्स करवाने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? घर जाऊंगी, मम्मी पापा पर बोझ बनूंगी। ऐसे भी घर में सीमा है, ऊपर से मैं भी चली गई तो क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं ही कुछ करूंगी। रीमा इधर काफी सोचती है और सोचने के बाद एक बड़ा सा फैसला करती है। दूसरी सुबह रीमा चाय के साथ अपने बड़े से फैसले के साथ भी उनके सामने उपस्थित होती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। कुलदीप जी, चाय। माँ जी, कुलदीप जी, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? एक बच्चा तो दे नहीं सकती हो और कहने आ गई। माँ जी, उसी बारे में कहना चाहती हूँ। मुझसे शायद कुलदीप जी के साथ मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। शायद मैं बाज हूँ, लेकिन मुझे यूं ही डिवोर्स देके अपने घर न भेज दीजिए। तो फिर क्या करूँ? माँ जी, कुलदीप जी की शादी मेरी बहन सीमा से करवा दीजिए। तब तो कुलदीप जी को भी बच्चा हो जाएगा और मैं भी यहाँ रह जाऊंगी अपनी बहन के साथ, अपनी बहन की सौतन बनकर। कम से कम अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं बनूंगी। इतना कर दीजिए माँ जी, आपको भी आपका वंशज मिल जाएगा, पोता पोती जो भी हो। लेकिन रीमा, तुम अपनी बहन के साथ? लेकिन कैसे? मैं एडजस्ट कर लूंगी कुलदीप जी, चिंता ना करे। लेकिन तुम्हारी बहन मानेगी ये शादी के लिए? मैं मना लूंगी माँ जी। रीमा की बातें कुलदीप और उसकी माँ रेखा देवी दोनों मान जाते हैं। दूसरे रोज ही रीमा अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ और बहन सीमा को सारी बातें बताती है। लेकिन दीदी, मैं कैसे जीजू के साथ? हाँ बेटी, ये कैसे? और तू इतना बड़ा कुर्बानी दे रही है, अपने ही बहन को सौतन बना के अपने घर लेके जा रही है। अरे माँ, कोई बात नहीं है, मैं इतना तो कर सकती हूँ। आप मेरी जगह पर आके भी देखो ना। और वैसे भी सीमा मेरी बहन है, कल सौतन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन किसी और को कैसे माँ? सच में बेटी, किसी ने कहा था औरत में बहुत शक्ति होती है सहने की, आज देख भी ली। रीमा अपने घर वालों को मना लेती है कुलदीप के साथ उसकी बहन की शादी देने के लिए। फिर रीमा अपने पति कुलदीप की शादी अपनी बहन सीमा के साथ करवा देती है। इससे रीमा की सास काफी खुश होती है। शादी के बाद दोनों बहन अब एक साथ रहती थी, लेकिन सौतन जैसा नहीं, एक बहन जैसा ही दोनों में काफी तालमेल बैठता था। दोनों एक दूसरे को समझते थे। अरे सीमा, जा ये नाश्ता कुलदीप जी को दे के आ, तब तक मैं बाकी बनाती हूँ। ठीक है दी, मैं दे के आती हूँ। दोनों बहन इस घर में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ सीमा एक बच्चे को जन्म देती है। इससे उसकी सास काफी खुश होती है। अरे बहू, लाओ लाओ मेरे पोते को मुझे दो, मैं खिलाती हूँ। ले 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 मेरा बच्चा, लुलु लुलु लुलु, ले 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 ले। सास काफी खुश थी पोते के होने से, और उस बच्चे का भी सौभाग्य था कि उसे दो माओं का प्यार मिलेगा। रीमा भी उस बच्चे से खूब प्यार करती, अपने बच्चे जैसा ही मानती थी। फिर सभी कोई इस घर में अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना, और दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। एक रोज सुमन सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका तबीयत खराब करने लगता है। सुमन की सास उधर से गुजर रही थी। सुमन को ये देख जल्दी जल्दी से सुमन के पास पहुंचती है। अरे अरे बहू, क्या हो गया? सुमन बहू, क्या हो गया? तबीयत खराब कर रही है? अरे राज, राज कहाँ हो? जल्दी आओ, बहू का तबीयत खराब है। राज अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। क्या हो गया माँ, क्या हो गया इसे? अरे देखना, बहू की तबीयत खराब कर रही है, जल्दी से इसे कमरे में लेके जा और डॉक्टर को फोन कर। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, तुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। राज, जा जल्दी से लेके जा और डॉक्टर को जल्दी फोन कर। फिर राज सुमन को लेकर कमरे में जाता है। सुमन के ससुराल वाले सुमन का खूब केयर करते थे। फिर डॉक्टर साहिबा आती है और सुमन को चेक करती है।
कुछ देर अच्छे से चेक करने के बाद कहती है, अरे माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे डॉक्टर साहिबा, बहू का तबीयत खराब कर रहा था और आप कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। क्या हुआ है आप बताइए ना मुझे। माँ जी, खुशखबरी है, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। क्या खुशखबरी? नया मेहमान? बहू? सुमन शर्मा जाती है। आइए डॉक्टर साहब। फिर राज डॉक्टर साहिबा को छोड़ने के लिए जाते हैं और इधर सुमन की सास काफी खुश होती है। वो सुमन से कहती है, अरे थैंक यू सुमन बहू, इतनी ज्यादा खुशी देने के लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन कमरे में ही थी। राहुल अपनी भाभी की तबीयत खराब की बात सुन दौड़े दौड़े घर आता है और अपनी भाभी के कमरे में आकर पूछता, अरे भाभी भाभी क्या हो गया था आपको? आपकी तबीयत खराब सुनी। अरे मेरे बदमाश देवर जी, कुछ नहीं हुआ है। इस घर में आपसे भी छोटा कोई आ रहा है। क्या मेरे से भी छोटा? मतलब आहा, मतलब मैं चाचू बनने वाला हूँ। तो भाभी चले। कहाँ देवर जी? आपके मायके। क्यों देवर जी, वहाँ कौन है और आप मेरे मायके जाके क्या करेंगे? अरे भाभी मैं ऐसे ही कह रहा था, अगर आपका मन हो तो कहिएगा, मैं लेके चला जाऊंगा आपको। वैसे मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाय भाभी। राहुल वहाँ से भाग जाता है और इधर सुमन, मेरे बदमाश देवर जी, मैं सब समझती हूँ। कुछ महीनों के बाद राहुल ऑफिस से फोन करता है काजल के घर। रिंग होते ही काजल फोन उठाती है। हेलो कौन है? काजल को समझ में आ जाता है कि दूसरी तरफ कौन है। आपको खांसी हो गई है तो कॉफ सिरप खा लीजिए, हमें तंग न कीजिए। ठीक है, मैं रखती हूँ, अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ। मैं कौन? आपका कोई नाम भी तो है क्या काजल? मैं राहुल हूँ। हाँ तो राहुल जी बताइए, क्यों फोन किया आपने? आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ? और हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ? अरे काजल जी, आपको पता नहीं है क्या, भाभी की गोद भराई है। क्या सच में? हाँ सच में, इसीलिए तो फोन किया हूँ। दोनों बातें कर रहे थे तभी काजल की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे बेटी कौन है, किससे बात कर रही है? अरे माँ वो राहुल है, दीदी की गोद भराई है, वही बोल रहा था। क्या सच में? लाओ लाओ मैं बात करती हूँ। फिर काजल की माँ श्रद्धा देवी बात करती है। अरे राहुल बेटा, गोद भराई है सुमन की, कब है बेटा? इसी महीने है आंटी। ओ अच्छा अच्छा, आप सभी को आना है। ठीक है बेटा, हम आएंगे। गोद भराई की रस्म होने वाली थी, सभी मेहमान आए हुए थे। काजल आकर घर को डेकोरेट कर रही थी, फूलों से सजा रही थी। तभी राहुल आता है छोटू के साथ। इधर उधर देखता है और ढूंढने की कोशिश करता है किसी को। अरे मेरी वाली कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? मिल गई, वो रही। अरे छोटू चल उधर चलते हैं। फिर राहुल और छोटू दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। राहुल काजल के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। काजल राहुल का आवाज सुन जैसे ही घूमती है, पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है कि राहुल उसे पकड़ लेता है और मानो जैसे समय थम सा जाता है और मीठे स्वर में एक गाना बजता है और राहुल और काजल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी काजल की सहेली कहती है, अरे काजल दीदी बुला रही है। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। फिर राहुल काजल को छोड़ देता है। काजल वहाँ से भाग जाती है। बच के जाओगी कहाँ? अरे राम किशन जी, श्रद्धा जी, आइए आइए, घर के अंदर तरफ चलिए, आइए। फिर मीना देवी राम किशन जी और श्रद्धा जी को घर के अंदर की तरफ लेके जाते हैं और इधर राहुल और छोटू दोनों फूल के टोकरी के पास खड़ा होता है और काजल को घूर घूर के देख रहा होता है। काजल इधर उधर जाती है और फिर अपनी दीदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे राहुल सोच सोच सोच, क्या किया जाए? तभी राहुल को टेबल के ऊपर एक गुलेल दिखता है। राहुल गुलेल को उठाता है, गुलेल में फूल डालता है और निशाना लगाता है। अरे भैया भैया क्या कर रहे हैं, मार पड़ेगी, मैं तो भागा। अरे कुछ नहीं होगा, देख अभी मजा। फिर गुलेल को छोड़ देता है। गुलेल में लगा हुआ फूल जाता है और जाकर काजल के पीछे लगता है। काजल घूम के देखती है। दीदी तेरा देवर दीवाना, और दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम
कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको है बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। अरे मेरे पागल देवर जी, अब समझ गए ना, सच में ये कुड़ियों का जमाना है, तो कुड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे भाभी, आपका देवर भी कम है क्या? इसी से हम तो पंगा लेते रहेंगे। फिर सुमन की सास गोद भराई की रस्म को पूरा करती है। फिर गोद भराई की रस्म को अच्छे से सभी कोई सेलिब्रेट करते हैं। अब काजल के घर लौटने का वक्त हो रहा था। काजल गाड़ी के पास बाहर खड़ी थी, उसका भी मन उदास था। तभी राहुल आता है एक फूल का गुलदस्ता लिए। ये खास फूल किसी खास मेहमान के लिए। काजल फूलों को लेते हुए कहती है, थैंक यू राहुल, आप यहाँ थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कब यूं ही समय बीत गया पता ही नहीं चला। इसी का नाम तो वक्त है, कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो हम इस वक्त को यूं ही रोक लेना चाहते हैं। इस वक्त को कौन रोक पाया है जो आप रोक लेंगे? काजल रुक जाओ ना, मत जाओ, यहीं रह जाओ। जिस दिन आप मुझे डोली में बैठा के लेके आएंगे उसके बाद और नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। तो फिर आप तैयार हो जाइए, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तभी काजल के मम्मी पापा उधर से आ जाते हैं और काजल का आवाज लगाते हैं, अरे काजल बेटा, यहाँ है तू, चल चल निकलते हैं, काफी रात हो गई। ठीक है काजल, जाओ और इंतजार करना। फिर काजल वहाँ से गाड़ी में बैठकर चली जाती है और राहुल यूं ही खड़ा रहता है। काजल, मैं एक दिन तुम्हें जरूर लेके आऊंगा।